क्या आप जानते हैं कि एन्सेफेलाइटिस ब्रेन की एक ऐसी बीमारी है जो हर साल हमारे देश में कम से कम 20 स्टेट्स में और 170 जिलों में अपना संक्रमण फैलाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित बत्रा, एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज, और आज हम इस बीमारी के बारे में बात करते हैं। ब्रेन एन्सेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन के सेल्स या कोशिकाओं में सूजन आने लगती है। इसे हम आम भाषा में दिमागी बुखार भी कहते हैं। बुखार इसलिए क्योंकि इसका सबसे कॉमन कारण है वायरल इन्फेक्शंस, जिसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कॉमनेस्ट होता है। हालांकि डेंगू के बुखार के दौरान या इवन कोरोना के महाकाल के दौरान भी एन्सेफेलाइटिस के काफ़ी केसेस देखने को मिले थे। कभी कभी एन्सेफेलाइटिस बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या फंगस के ब्रेन इन्फेक्शन होने से भी हो सकता है। कुछ मरीजों में ये नॉन इन्फेक्शियस कारण से होता है, जिसे हम ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। इसमें हमारे ब्रेन के या बॉडी के इम्यूनिटी वाले सेल्स, जो हमारे रक्षक हैं, वही हमारे ब्रेन को डैमेज करने लगते हैं और ब्रेन के सेल्स के अंदर सूजन आने लगती है। एन्सेफेलाइटिस हमारे ब्रेन के सेल्स में सूजन लाता है और इसके कारण हमारे ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस अफेक्ट होने लगते हैं। शुरुआत के दिनों में ये एक बिल्कुल नॉर्मल वायरल बुखार की तरह प्रेजेंट कर सकता है, जिसमें हल्का सिरदर्द होना, शरीर टूटना, बुखार होना, ठंड लगना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसके कारण कभी कभी शुरुआत के दिनों में इसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। पर जैसे जैसे इस बीमारी का हमारे शरीर पे प्रकोप बढ़ता है, इसके सिम्टम्स और क्लियर होने लगते हैं। कभी कभी जब ये शुरू में बढ़ता है तो मरीज़ को दौरे या फिट्स आ सकते हैं। जैसे इसकी सूजन बढ़ेगी, मरीज़ को सिरदर्द तेज़ हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं और धीरे धीरे मरीज़ की कॉन्शियसनेस में भी इम्पेयरमेंट या परेशानी होने लगती है। मरीज़ धीरे धीरे गफलत की स्थिति में जा सकता है, वो कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको बोलने या समझने में मुश्किल आ सकती है। और अगर इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता रहे तो हाथ या पैर की मूवमेंट्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं। मरीज़ धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ने लगते हैं और उनको उठना, बैठना, चलना, ये सब मुश्किल हो जाता है। अगर अभी भी इसका इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे बॉडी के वाइटल फंक्शन भी अफेक्ट होने लगते हैं और लेट स्टेजेस में मरीज़ एक कोमा की स्थिति में जा सकता है। अगर हम इसको ट्रीट करें अर्ली तो हमारे सिम्टम्स जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, बट कभी कभी ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है और कभी ये रैपिडली प्रोग्रेस भी करता है। तो इससे पहले कि ये बीमारी पकड़ी जाए, मरीज कोमा की स्थिति में भी पहुंच सकता है। अभी तक हमने बात की एन्सेफेलाइटिस के बारे में, बट एक बीमारी जो इससे बिल्कुल मिलती जुलती है वो है मेनिंजाइटिस। और अब जानेंगे कि एन्सेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस में क्या अंतर होता है। एन्सेफेलाइटिस में जो सूजन है वो ब्रेन के सेल्स या कोशिकाओं में होती है और इन्फेक्शन वहीं पे पाया जाता है। मेनिंजाइटिस में ब्रेन की जो बाहर की झिल्ली या कवरिंग्स होती हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, या ब्रेन का जो पानी जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, इन्फेक्शन उसमें पाया जा सकता है। दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट कॉमन हो सकते हैं, बुखार, सिरदर्द, उल्टी, पर दौरे पड़ना और होश की स्थिति खराब होना या कोमा में जाना एन्सेफेलाइटिस में मेनिंजाइटिस के बनिस्बत ज़्यादा पाया जाता है। दोनों के कारण भी कॉमन हो सकते हैं। हालांकि मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ज़्यादा होता है। टीबी एक कॉमन कारण है हमारे देश में जिससे मेनिंजाइटिस हो सकता है, और कभी कभी केमिकल कारण से या और इन्फेक्शंस की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि हम एन्सेफेलाइटिस का डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं या कैसे पहचान सकते हैं कि मरीज़ को एन्सेफेलाइटिस हो रहा है। जैसा मैंने पहले बताया, शुरुआत के दिनों में क्योंकि सिम्टम्स एक कॉमन वायरल बुखार के जैसे हो सकते हैं, तो शुरू में इसे पकड़ना कभी कभी मुश्किल होता है। बट रूटीनली जो हमारे ब्लड के टेस्ट हैं, जैसे हम जिसमें सीबीसी करते हैं, जिसमें हम ब्लड के टीएलसी काउंट्स देखते हैं कि उसमें कोई न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहे हैं या हमारे लिम्फोसाइट्स बढ़ रहे हैं, तो वो हमें इंडिकेशन देते हैं कि हमारे ब्रेन में या बॉडी में कहीं कुछ वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। कुछ और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं जैसे सीआरपी, ईएसआर, लिवर के टेस्ट, अगर ये भी हम शुरुआत में करें तो हमें कुछ आइडिया लग जाता है कि ब्रेन के या बॉडी के अंदर कुछ वायरल इन्फेक्शन शुरू हो गई है। बट अगर हम एक स्टेज पे आके स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, तो हमें जो सबसे ज़रूरी टेस्ट नेक्स्ट स्टेज में करने की ज़रूरत है वो है ब्रेन इमेजिंग, जो कि या तो एक सीटी स्कैन हो सकता है या प्रेफरेबली एमआरआई। और एमआरआई भी हमें एक कॉन्ट्रास्ट देके या एक डाई इंजेक्ट करके करना बेटर होता है, क्योंकि हम उससे ब्रेन की सूजन को और बेहतर पकड़ सकते हैं। और कभी कभी एमआरआई के अंदर हमें अलग अलग एरियाज में स्वेलिंग मिलती है, जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस तरह का एन्सेफेलाइटिस हो सकता है और इसको करने वाला पॉजिटिव वायरस कौन सा हो सकता है। और सबसे ज़रूरी टेस्ट जो एमआरआई के बाद हमें करना है, जिससे हम एन्सेफेलाइटिस को और इस्टेब्लिश कर सकते हैं
और कारण को जान सकते हैं, वो है लंबर पंचर। जैसा कि मैंने बताया था कि ये इन्फेक्शन जो है हमारे ब्रेन की कोशिकाओं में हमारे CSF के थ्रू पहुंचती है, तो हमें एक रीढ़ की हड्डी की पानी की जांच करनी होती है, जो एक बहुत पतली नीडल से हम जो नीचे की हमारी रीढ़ की हड्डी है वहाँ से हम पानी लेते हैं और उस पानी को हम अलग अलग जांचों के लिए भेजते हैं। एक उस जांच से हमें पता चल जाता है कि हम जो इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं उसका सिवेरिटी या मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरा उसके हम जो पानी के जो टेस्ट हैं उनमें हम कुछ वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट के अलग अलग डेफिनेटिव टेस्ट कर सकते हैं जो PCR बेस्ड होते हैं। तो अगर हम उनमें से किसी टेस्ट में पॉजिटिव वायरस को पकड़ पाते हैं तो हम उस हिसाब से अपने इलाज को उसको मैनेज कर सकते हैं या उसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। और कभी कभी अगर मरीज़ की हालत, जो होश की हालत है वो अच्छी नहीं है, या हमें लग रहा है कि मरीज़ को अभी ब्रेन के अंदर दौरे आ रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए या उसके इलाज को बेटर करने के लिए हमें एक और टेस्ट करने की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं EEG। जैसे कि हम ECG में हार्ट की ध्वनि को देखते हैं, वैसे हम EEG से अपने ब्रेन की रिदम को चेक कर सकते हैं, और दौरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं या दौरे हमारे इलाज से कंट्रोल हो रहे हैं कि नहीं, वो हम उससे चेक कर सकते हैं। तो इस ब्लड की जांचों से EEG, MRI और लंबर पंचर, इन सब जांचों से हम एंसेफेलाइटिस को डेफिनेटली डायग्नोज कर पाते हैं। एंसेफेलाइटिस, जैसा मैंने बताया, एक जानलेवा बीमारी है, बट इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक ट्रीटेबल बीमारी है, बशर्ते हम इसको अर्ली आइडेंटिफाई कर सकें और डॉक्टर के पास सही समय से पहुंच सकें। अब वो सही समय पहुंचने का कैसे आइडेंटिफाई हो, जैसा मैंने बताया था कि शुरू में इसके लक्षण एक नॉर्मल वायरल बीमारी की तरह हो सकते हैं, बट अगर हमें लगे कि एक वायरल बुखार के चलते हुए मरीज़ को बहुत तेज़ सिरदर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, या हमें लग रहा है कि मरीज़ ज़रा सा भी कंफ्यूज है या गफलत की बीमारी की तरफ जा रहा है, तो वो एक सही टाइम है कि हम मरीज़ को घर लेके ना बैठें और हमें उस मरीज़ को इमरजेंसी में लेके जाना है, ताकि डॉक्टर वहाँ पे देखकर उसका डायग्नोसिस प्रॉपर्ली कर सकें और समय से इलाज कर सके। क्योंकि मैंने बताया कि ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, तो हमारे पास कुछ लिमिटेड एंटीवायरल दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो हम टाइमली स्टार्ट करेंगे तो हमारे वायरस को हम स्प्रेड करने से और ब्रेन की स्वेलिंग को बढ़ने से रोक पाएंगे। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि एंसेफेलाइटिस एक यूजुअली अनडायग्नोज बीमारी रहती है। ये एक प्रकोप की तरह आती है, इसका संक्रमण बहुत हमारे स्टेट्स में, इंडिया में हर साल फैलता है, बट इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, इसका इलाज संभव है, और हम अगर इकट्ठे इससे मिलकर लड़ेंगे तो हम इस पे ज़रूर जीत पाएंगे। आशा करता हूँ कि आज एंसेफेलाइटिस के बारे में दी गई जानकारी से आप लोगों को ज़रूर लाभ मिला होगा, और अगर इस बीमारी के बारे में आपके कुछ और क्वेरीज या क्वेश्चन हैं तो नीचे दी गए कमेंट बॉक्स में आप उन्हें हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।